जी नबिया, आपने ये पढ़ा हुआ चैप्टर 6? आपने चैप्टर कितने पढ़े हैं? पेपर 1 के कितने, 1 2 पढ़े हैं? मैंने पेपर 1 का पूरा किया हुआ है, बस अच्छा, रिवाइज करने वाला है। चलें, अच्छी बात है ये तो। ये टॉपिक पढ़ा हुआ है आपने? एम्बेडेड सिस्टम। आपको पता है किस चैप्टर में है? ये चैप्टर 3 में है। ठीक है। तो इसमें ये है कि आपका पेपर रिवीजन हो जाएगा। पेपर 2 का कुछ देखना पड़ेगा। इसकी रिवीजन क्लास रख देते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। जी इब्राहिम, आप आंसर लिख रहे हैं इसका? यस सर। आंसर राइट करें, फिर हम डिस्कस करता हूँ। नबिया, अगर आपको आइडिया है तो यू कैन राइट अबाउट इट। ये चैप्टर 3 से टॉपिक है। यू हैव एनी आइडिया? अदरवाइज आई विल डिस्कस। ठीक है इब्राहिम, आपने डेफिनेशन बिल्कुल राइट लिखी है। मैं शो कर देता हूँ डिस्कस। पहली बात याद रखना है कि एम्बेडेड सिस्टम जो होता है वो स्पेसिफिक टास्क के लिए होता है, सिंगल टास्क होता है। ये जनरल टास्क नहीं होता। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हाउस इन वन प्लेस टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कंप्यूटर सिस्टम। ये पूरा कंप्यूटर सिस्टम होता है दैट इज डिजाइन टू परफॉर्म डेडिकेटेड और सिंगल फंक्शन। पहले आपको बता दिया था कि बहुत सारी एग्जाम्पल है। कंप्यूटर सिस्टम दैट कंटेन अ माइक्रो प्रोसेसर और डेडिकेटेड हार्डवेयर। ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम दैट इज बिल्ड इनटू लार्जर सिस्टम। जैसे कार है, कार के अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं, हर फंक्शन के लिए एक मैनुअल सिस्टम बनाया जाता है। जैसे हम वॉशिंग मशीन की बात करें, ओवन की बात करें, ठीक है। और बहुत सारी एग्जांपल है जहाँ पे ये ऑटोमेटिक टास्क को परफॉर्म करवाना हो तो हम क्या कहते हैं, एम्बेडेड सिस्टम बनाए। तो ये होता किसी स्मॉल टास्क परफॉर्म करने के लिए होता है, वेरी स्पेसिफिक होता है। जी नबी, आपको समझ में आया? एम्बेडेड सिस्टम आपको याद आया? आप एक और दफा एक्सप्लेन कर मैं दें बता प्लीज। दूँ, एक सेकंड। देखें, ये जो एम्बेडेड सिस्टम होता है ना, ये मैं आपको राइट कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। इसकी जो बेसिक डेफिनेशन यही है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विच परफॉर्म अ सिंगल टास्क और स्पेसिफिक टास्क। जैसे ओवन, ओवन भी एम्बेडेड सिस्टम की एग्जांपल है कि ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, उसका टाइमर सेट होता है। वॉशिंग मशीन, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो आती है, उसके अंदर भी ये यूज़ होता है। तो कैमरा में यूज़ होता है, कार्स के अंदर यूज़ होता है, हर हर उस जगह पे यूज़ होता है जहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन ना हो, वहाँ पे एम्बेडेड सिस्टम यूज़ होता है। तो हम इसको कह सकते हैं, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हाउस्ड इन वन प्लेस, ठीक है, टू परफॉर्म अ सिंगल टास्क। जैसे यहाँ दिया हुआ है, ये पूरा एक कंप्यूटर सिस्टम होता है दैट इज डिजाइन टू परफॉर्म डेडिकेटेड टास्क या फंक्शन। कंप्यूटर सिस्टम दैट कंटेन अ माइक्रो, इसमें माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर लाजमी होगा, जो डिसीजन मेकिंग करेगा। इसके साथ रैम भी होगी, इसके साथ रोम भी होगी, इसके साथ ओएस भी होगा। यानी हार्डवेयर में क्या अगर बात करें तो इसमें मेन कंपोनेंट प्रोसेसर यानी सीपीयू लिख देता हूँ। यानी इसमें सीपीयू, इसका अपना सीपीयू होता है, रैम होती है, या जैसे टॉय कार होती है रोम, ठीक है। एंड आप सॉफ्टवेयर में ओएस हो, जो आपसे यूजर इंटरफेस यानी इनपुट भी लेगा और टास्क को परफॉर्म भी करेगा।
और ये ओएस एक ही टास्क परफॉर्म करवाएगा। हम जो लैपटॉप यूज़ करते हैं या पीसी यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ जनरल पर्पस कंप्यूटर। ये एक तरह से स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होता है जो एक ही टास्क को डिज़ाइन करने के लिए बनाया जाता है, परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। आप क्लियर है? जी। जैसे ड्रोन कार है, ड्रोन ड्रोन टेक्नोलॉजी है, वो पूरा एम्बेडेड सिस्टम है। गिव द नेम ऑफ ट्रांसलेटर दैट विल बी यूज फॉर द प्रोग्राम। अब ये ट्रांसलेटर आपका चैप्टर 5 से आ गया है, ठीक है। ट्रांसलेट आपने पढ़ा है ना भैया ट्रांसलेटर के बारे में? तो एग्जांपल दे सकती हैं आप ट्रांसलेटर, रिगार्डिंग ट्रांसलेटर? अच्छा, यहाँ पे नेम पूछ रहा है, ठीक है, डिफाइन करने को नहीं पूछ रहा। आपने कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर के बारे में सुना है? यहाँ पे इन्होंने असेंबलर की एग्जांपल दी थी। तो यहाँ पे जो ट्रांसलेटर होगा वो असेंबलर होगा, क्योंकि ये एम्बेडेड सिस्टम जो है ना, ये टोटल हार्डवेयर स्पेसिफिक ज़्यादातर होता है। तो उसको ऑपरेट करने के लिए आपको क्या चाहिए? असेंबलर चाहिए। तो तीन तरह के होते हैं, एक होता है कंपाइलर, ठीक है, दूसरा होता है इंटरप्रेटर, और एक होता है असेंबलर। असेंबलर जो है असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, ठीक है, इनटू मशीन कोड। असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, और ये जो है हाई लेवल लैंग्वेज को इनटू मशीन कोड। तो इनका काम होता है टू कन्वर्ट एनी प्रोग्राम इनटू मशीन कोड। तो मशीन अंडरस्टैंड करती है 0 और 1, ठीक है। कंपाइलर और इंटरप्रेट दोनों हाई लेवल लैंग्वेज में यूज होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। असेंबलर ओनली यूज फॉर असेंबली लैंग्वेज। अब यहाँ पे इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग इन्होंने पूछा है, तो ये असेंबलर होगा, क्योंकि ये मशीन स्पेसिफिक जो आपका एम्बेडेड सिस्टम होता है, ये मशीन बेस्ड होता है, ठीक है? ये उसी मशीन पे चलेगा जिस मशीन के लिए इसको डिज़ाइन किया गया। ये क्लियर है? यस सर। Yeah. अब देखिए वॉशिंग मशीन की एग्जांपल आ गई। द वॉशिंग मशीन नीड टू डिस्प्ले एरर कोड ऑन ऑल on a small screen if there is a problem with the washing machine. The error code are stored in binary. The binary number are too long to be displayed on the washing machine. To state how the error code would be reduced in length to be displayed on the screen. जी इसका आंसर क्या होगा? You can write on Zoom chat. बहुत इजी है, बहुत दफ़ा कर चुके हैं। जी, नो आइडिया। इब्राहिम आपको आइडिया नहीं हो रहा? यस इब्राहिम, ये 1 मिनट का क्वेश्चन है। इब्राहिम चलेगी, नबी आपको आइडिया है? तो देखें ये आपने चैप्टर 1 पढ़ा होगा, फिर रिमेंबर चैप्टर 1। तो उसके अंदर हमने कन्वर्जन सिस्टम पढ़ा हुआ है, बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। तो यहाँ पे देखें कन्वर्ट टू हेक्साडेसिमल, या तो ये दे दें कन्वर्ट टू डायनरी, और कैरेक्टर सेट कैन बी यूज। कैरेक्टर सेट भी आ सकता है, जैसे ए आ सकता है, जैसे आपने कहा ए, ये दो आ जाएंगे। डायनरी, डायनरी भी स्मॉल नंबर होता है, उसमें भी प्रेजेंट किया जा सकता है नंबर को, एरर को। मेनली हम हेक्साडेसिमल को यूज़ करते हैं, कन्वर्ट टू हेक्साडेसिमल। कैरेक्टर सेट में जैसे आप लिख सकते हैं कैपिटल ए का 65 होता है, ठीक है, और बी का 66 होता है, इस तरह शो कर सकते हैं। हेक्साडेसिमल के लिए आप ए बी वर्ड यूज कर सकते हैं, वेरी शॉर्ट।
ठीक है, काइंड ऑफ दैट। ये समझ में आया आपको क्वेश्चन और इसका आंसर? ठीक है, वॉशिंग मशीन में जो इंटरफेस होता है बहुत स्मॉल होता है ना, तो बाइनरी कोड में उसको डिस्प्ले नहीं किया जा सकता, और बाइनरी कोड के एरर कोड अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू हेक्साडेसिमल। तो हम ज़्यादातर प्रैक्टिस यही है कि हेक्साडेसिमल में एरर को रिप्रेजेंट किया जाए। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है सबको? Yes, नबिया, sir. नबिया आपको क्लियर है? Yes. Give one benefit to the programmer of using assembly language to write the program. Is there any idea you can write on Zoom chat? You want to use assembly language to write the program. इसको थोड़ा सा बंद क्यों कर रही हैं? बस मार्शमेलो ये कैसे मेल्ट होगा? Yes, Nabia. Can you give the answer? अभी तो टाइम भी नहीं हुआ। Nabia, can you off your mic? Yes, Ibrahim. Are you writing the answer? Yes, sir. Send it. An executable file is produced. नहीं, इसका आंसर है ये बेसिकली मोर कंट्रोल ओवर मैनिपुलेटिंग द हार्डवेयर। ये हार्डवेयर स्पेसिफिक लैंग्वेज है, इसके थ्रू हम हार्डवेयर को बेटर वे में मैनेज कर सकते हैं एज कम्पेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि ये नियरेस्ट टू हार्डवेयर है, इसीलिए फास्टर एग्जीक्यूशन फॉर टेस्टिंग देन अ हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक, इसमें ये लिख रहे हैं दे कैन यूज मशीन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। तो आप जितनी ज़्यादा मशीन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन को राइट कर सकते हैं, आप उतना आपके लिए ईजी हो जाता है हार्डवेयर को कंट्रोल करना, मैनेज करना। ठीक है, और उसकी एफिशिएंसी को बेटर करना। वो जो आपने लिखा ना एग्जीक्यूटिबल फाइल, वो कंपाइलर करता है। कंपाइलर प्रोड्यूस दी एग्जीक्यूटिबल फाइल। ये बात पॉइंट क्लियर है जी? Yes, sir. ओके नबी, आपको क्लियर है? शुड आई मूव टू नेक्स्ट स्लाइड? Yes, sir. अच्छा, अब ये भी टॉपिक है IDE. The programmer uses an integrated development environment to write the program. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। When you work on programming language, you need to have an environment. उस environment आपको सपोर्ट भी चाहिए होती है, तो बहुत सारे टूल आपको अवेलेबल होने चाहिए। ये environment आपको IDE देता है। तो जैसे आप लोगों ने VS कोड के बारे में सुना होगा, मैंने पहले भी बताया था। VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, मशहूर पॉपुलर नेम इज VS कोड। ये एक ऐसा इंटरफेस IDE, इसमें हर तरह की लैंग्वेज को हम रन कर सकते हैं। एवरी काइंड ऑफ लैंग्वेज को हम इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको प्रोग्रामिंग का आइडिया है, पाइथन, जावा, विजुअल बेसिक, जावास्क्रिप्ट, एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज, वी कैन रन ऑन दिस IDE। बहुत बेस्ट IDE है, लेकिन हर एक अपना अपना भी होता है। जैसे पाइथन के और बहुत सारे इंटरफेस है। पाइचाम बहुत मशहूर है, पाइचाम, एटम। तो ये बेसिकली बहुत मशहूर इंटरफेस है। A built-in translator to convert the program into machine code is one way that the IDE helps the computer programmer. तो यहाँ पे आपको यानी ट्रांसलेटर भी मिल जाएंगे, कंपाइलर या इंटरप्रेटर। डिस्क्राइब 3 other ways the IDE can help the programmer. अब ये पूछ रहे हैं इसके और बहुत सारे फीचर हैं। एक तो फीचर उसने बता दिया कि हैविंग अ ट्रांसलेटर द फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय IDE। व्हाट आर दी अदर्स? तो एक तो है कोड एडिटर, सबसे बड़ी फैसिलिटी दैट अलाउ द यूजर टू इंटर एंड amend code in their program. अगर आप पाइथन एक्सपर्ट हैं तो आप यू कैन यूज इट एज कोड एडिटर। अगर आप जावा एक्सपर्ट हैं तो यू कैन यूज इट एज ए जावा एडिटर। और विजुअल बेसिक एक्सपर्ट हैं तो विजुअल बेसिक एडिटर के फॉर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर ये कह रहा है रन टाइम इन्वायरमेंट है दैट अलाउ अ प्रोग्राम टू बी रन एंड सी द आउटपुट ऑफ देयर। यानी आप जो भी कोड लिख रहे हैं उस लॉजिक की बेस पे, जो भी आपने लॉजिक डेवलप की है, उससे जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, यू कैन वॉच ऑन विंडो
एरर डायग्नोस्टिक की फैसिलिटी है, टू शो द प्रोग्रामर वेयर देयर आर एरर इन द प्रोग्राम, ठीक है, 100 लाइन्स यू हैव रिटन, तो यू वांट टू नो ऑन विच लाइन यू हैव द एरर, सिंटैक्स एरर शो करेगा ये, लॉजिकल एरर भी आप ट्रेस कर सकते हैं। ये ऑटो कंप्लीशन दिया हुआ है, टू गिव द यूजर ऑप्शन और सजेशन ऑफ की कमांड टू सेलेक्ट, ठीक है। तो ये जब आप टाइप कर रहे होते हैं तो बहुत सारे सजेशन दे रहा होता है कि ये वाली कमांड चूज कर लें, पॉपअप विंडो आ जाती है, ऑटो करेक्शन भी है, टू करेक्ट अ कमांड दैट हैज़ अ माइनर मिस स्पेलिंग, जो बहुत ज़्यादा की कॉमन कीवर्ड्स होते हैं उनको ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देगा। और प्रिटी प्रिंट चेंजेस द कलर ऑफ की कमांड टू दे आर इजी टू आइडेंटिफाई। कुछ की कमांड्स होती हैं, कीवर्ड्स कहते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ स्ट्रिंग्स होती हैं, डबल कोटेशंस के अंदर कुछ लिखा जाता है, तो आप जो भी राइट कर रहे हैं उसको डिफरेंट कलर देगा, इससे क्या होता है कि आपकी क्रिएटिविटी इंक्रीज हो जाती है। दिस क्लियर? Yes, sir. मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ ताकि आपको फर्दर आइडिया हो जाए आईडी क्या होता है। ये देखें अगर आपको नज़र आ रहा हो, आईडी हिंदी क्रिएटिव एनवायरनमेंट, ठीक है, ये इसके फीचर लिखे हुए हैं, ठीक है, सारे उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं, कोड एडिटर, ट्रांसलेटर, रन टाइम एनवायरनमेंट, एरर डायग्नोस्टिक, ऑटो कंप्लीशन, ऑटो करेक्शन एंड ऑटो डॉक्यूमेंटर एंड क्रिएटिव प्रिंटिंग। तो ये देखें अगर आप इसको क्रिएटिव प्रिंटिंग को अंडरस्टैंड करना है तो आप देखें कि ये कलर डिफरेंट है, ये कंसोल डॉट का कलर डिफरेंट है, आगे जो कमांड आ रही है उसका कलर डिफरेंट है, और इसको देखें ये कलर डिफरेंट है। तो ये 3-4 कलर शो कर रहा था आपके कोड के अंदर, मेरे ख्याल नीचे भी हो गई, ये देखें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ये स्ट्रिंग है, इसका कलर डिफरेंट है, रीड की का कलर डिफरेंट है, कंसोल कलर डिफरेंट है, इससे क्या होता है कि आप उसको इजीली रीड कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड क्रिएटिव प्रिंटिंग। तो ये इन्वायरमेंट है जो डिफरेंट आईडी प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड करते हैं, हर लैंग्वेज जो भी लैंग्वेज क्रिएटर है वो भी आपको प्रोवाइड करता है, और इसके अलावा जैसे VS कोड तो हर एक के लिए यूजफुल है, ठीक है। A computer has an operating system. The operating system provides several functions. Tick one box to show which of these is not a function of the operating system. जी अभी आप बताएं कौन सा फंक्शन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म नहीं करता। ये भी चैप्टर 4 का हिस्सा है। जी नभिया, कैन यू गिव द आंसर? C. विल यू गिव द आंसर? आप इसमें राइट ऑप्शन कौन सा है, यू हैव एनी आइडिया? ये पूछ रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड सेवरल फंक्शन, डी। इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है। मैनेजिंग फाइल, प्रोवाइडिंग इंटरफेस, हैंडलिंग इंटरप्ट, लोडिंग द बूटस्ट्रैप। इसका आंसर है डी। डी क्यों है? जब आप पावर ऑन करते हैं तो जो बूटस्ट्रैप है, जिसको बूटिंग भी कहते हैं या स्टार्टअप कमांड भी कहते हैं, दे आर स्टोर्ड इन रॉम चिप। अगर आपको याद हो, रॉम रॉम व्हाट कंटेन द रॉम, रॉम कंटेन बूटिंग प्रोसेस। whenever you press your power button of mobile, laptop, computer, it it need to have instruction। तो सारी इंस्ट्रक्शन रॉम चिप के अंदर होती हैं, यानी सिस्टम को स्टार्ट होने के लिए भी सॉफ्टवेयर चाहिए, वो सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू आपका सिस्टम यानी मोबाइल या लैपटॉप, एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो रन होती है, उसकी इंस्ट्रक्शन सारी रॉम के अंदर होती है, उसको हम कहते हैं बूट स्ट्रैप या बूटिंग इंस्ट्रक्शन या स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये तीनों फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम के, ये आपको फाइल मैनेज करने में हेल्प करता है, यूजर इंटरफेस देता है, यूजर इंटरफेस हमने पढ़े हुए ना, GUI और CLI। GUI हम यूज कर रहे हैं, CLI का मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस, यानी बाय टाइपिंग कमांड वी कैन वर्क ऑन कंप्यूटर। हैंडलिंग इंटरप्ट,
हर हार्डवेयर को, हर सॉफ्टवेयर को प्रोसेसर की अटेंशन चाहिए, तो इट क्रिएट अ इंटरप्ट, they interrupt processor to get the attention. Is it clear? Is this clear, both of you? Yes, sir. ये T. Identify one other function of an operating system. Describe the purpose of this function. यानी जो वहां दिए हैं उसके अलावा कोई फंक्शन बताएं, उसको एक्सप्लेन भी करना है। अगर आपको याद हो, मैं आपको शो कर देता हूँ, ताकि बुक से भी आप कंसल्ट करते जा रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन क्या क्या हैं। Multitasking. मल्टीटास्किंग, गुड। आपको आइडिया है नबी? नबी है? मेमोरी मैनेजमेंट है, हार्डवेयर मैनेजमेंट है। ये मैं आपको शो कर रहा हूँ। ये देख लें, ये डिफरेंट है। कम इंटरफेस तो उसमें दिया हुआ था, मल्टीटास्किंग इब्राहिम ने बता दिया, और मैनेजमेंट ऑफ यूज़र अकाउंट है, मैनेजिंग फाइल वहाँ दिया हुआ था, मेमोरी मैनेजमेंट ये यूज़ कर सकते हैं, इंटरप्ट भी वहाँ दिया हुआ था, ठीक है। यू कैन चूज सिक्योरिटी मैनेजमेंट, हार्डवेयर पेरिफेरल्स, डिफरेंट फंक्शन है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म कर रहा है। जब यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे दिए हुए, एक्सप्लेन भी किए हुए हैं। सबसे पहले दिया हुआ है मेमोरी मैनेजमेंट, मैनेजिंग व्हाट गेट्स एलोकेटेड वेयर इन मेमोरी। आपको पता होना चाहिए कि जब हम कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, इट ओपन इन रैम, ये रैम है, ठीक है। तो हर एप्लीकेशन को स्पेस चाहिए, दिस स्पेस प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे रैम में ही स्पेस दिया है। इवन ओएस जो है वो, उसको भी खुद को भी स्पेस चाहिए होती है, वो अपने लिए खुद से भी एलोकेट करके यहाँ पे रख लेते हैं। बाकी स्पेस वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए यूज करते हैं। तो लेकिन मैनेजिंग व्हाट गेट एलोकेटेड वेयर इन मेमोरी, मैनेजिंग पेरिफेरल एंड ड्राइवर्स। पेरिफेरल का मतलब होता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो आउटसाइड द कंप्यूटर अटैच होती हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ मैनेजिंग दी कम्युनिकेशन बिटवीन एनी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। आप इनपुट माउस लगा रहे हैं, कीबोर्ड लगा रहे हैं, स्कैनर लगा रहे हैं, इट नीड टू बी कम्युनिकेटेड विद द सीपीयू। उसके लिए ज़रूरी है कि इनके ड्राइवर्स कंपैटिबल हो जाए सिस्टम के साथ। इट इज़ डन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग आप देख सकते हैं, मैनेजिंग द प्रोसेस ऑफ स्विचिंग बिटवीन टास्क दैट आर बीइंग कैरिड आउट। इसमें ये होता है कि आप सॉन्ग भी सुन रहे हैं, ब्राउजिंग भी कर रहे हैं, प्रिंटिंग भी कर रहे हैं, और टाइपिंग भी कर रहे हैं, या समथिंग डूइंग एल्स। प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, प्लेटफॉर्म पर रनिंग एप्लीकेशन। आप यानी सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा, फिर कोई और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, अदरवाइज ये इंस्टॉल नहीं होगा। अलाउइंग कम्युनिकेशन बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड दी हार्डवेयर। फिर सिक्योरिटी में सिस्टम सिक्योरिटी है, प्रूविंग फीचर सच एज यूजर नेम एंड पासवर्ड। जितने भी यूजर नेम पासवर्ड आप बनाते हैं सिस्टम के अंदर, वो यही प्रोवाइड करता है। यूजर अकाउंट, अलाउइंग मल्टीपल यूजर अकाउंट टू बी क्रिएटेड ऑन कंप्यूटर। एक कंप्यूटर पे या एक से ज़्यादा अकाउंट बनाए जा सकते हैं। नेटवर्क कंप्यूटर पर हज़ारों अकाउंट बनाए जाते हैं। मिलियन अकाउंट कैन बी क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। इसमें कोई इशू? एनीबडी? No, sir. ओके, ये पढ़े, गिव द नेम ऑफ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आर प्रोवाइडेड टू द ऑपरेटिंग सिस्टम टू अलाउ इट टू रन। जी इब्राहिम बताएं, इसका आंसर क्या होगा? Opcode. दोबारा बोले। Opcode. तुम चैट पे देखो, तुम्हारी आवाज़ सही समझ में नहीं आ रही। आपको, तभी आपको आइडिया है। नहीं, ये बेसिकली फर्मवेयर और बूटस्ट्रैप, बूट लोडर, बायोस और बूटस्ट्रैप, इनमें से कोई आप राइट ऑप्शन चूज करना होगा, ठीक है। ये इब्राहिम समझ में आ गया? Yes, sir. Draw and annotate a diagram to show how a payment transaction is made using digital currency and blockchain.
इब्राहिम ये डायग्राम बन जाएगी। No, sir. ओके, बेसिकली ये डिजिटल करेंसी और ब्लॉकचेन का अगर आपको पहले से आइडिया है तो उसके अकॉर्डिंग ये डायग्राम बनेगी। फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका बेसिक फंक्शन आपको बताना है कि यहाँ पे ये डिवाइस है, कस्टमर डिवाइस इनक्रिप्ट पेमेंट डेटा। पेमेंट डेटा आपका डिजिटल लेजर में जाता है, ठीक है, और डिजिटल लेजर पे कनेक्ट होता है ब्लॉकचेन, यानी ब्लॉक हैश जो कम्युनिटी है। ट्रांजेक्शन स्टोर्ड इन अ ब्लॉक, आपको ब्लॉक का पार्ट बना दिया जाता है ब्लॉकचेन का, और यहाँ से ब्लॉकचेन को सेंड कर देगा। व्हेन ब्लॉक इज फुल इट इज एडेड टू द ब्लॉकचेन। तो एवरी टाइम जब भी आप ट्रांजेक्शन क्रिएट करेंगे तो आपका एक ब्लॉक असाइन हो जाएगा। अब जैसे कुछ चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, इसमें एक तो डिजिटल लेजर होता है, डिजिटल लेजर यूज डिवाइस इनक्रिप्टिंग डेटा, या आपकी डिवाइस डेटा को इनक्रिप्ट कर देगी ताकि कोई इसको अंडरस्टैंड ना कर सके। डिवाइस सेंडिंग डेटा टू डिजिटल लेजर, ठीक है, ये डिजिटल लेजर के थ्रू डेटा जा रहा है। पेमेंट बीइंग रिकॉर्डेड ऑन डिजिटल लेजर, कि आपने कितनी पेमेंट की। लेजर एक तरह इस तरह का होता है, लेजर टी अकाउंट होता है। अगर किसी ने अकाउंट पढ़ी है कि दो साइड होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे डेटा आता है, यहाँ पे डेटा आता है। ठीक है ना, पेमेंट बीइंग रिकॉर्डेड डिजिटल लेजर इंक्लूडिंग डिटेल्स सच एज डिजिटल सिग्नेचर, टाइम, डेटा स्टैम्प, किस टाइम पे आपने डेटा सेंड किया। ट्रांजेक्शन स्टोर्ड ऑन अ ब्लॉक, आपने जो ट्रांजेक्शन की है उसको ब्लॉक में स्टोर कर दिया जाता है कि इन मल्टीपल्स, मल्टीपल ब्लॉक क्रिएट हो जाएंगे। ईच ब्लॉक हैज ब्लॉक हैश और यूनिक आइडेंटिटी, तो हर ट्रांजेक्शन में आपको एक नया आईडी मिलेगा, यूनिक आइडेंटिफायर, यानी एक हैश आईडी मिलेगी जो हर ट्रांजेक्शन के लिए यूनिक होगी। व्हेन ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड और फुल, इट इज अप्लाई टू एवरी डिवाइस दैट हैज अ ब्लॉकचेन, जो हर डिवाइस को भेज दिया जाता है इसकी कॉपी कि इस पर्सन ने ये ट्रांजेक्शन परफॉर्म की है। ब्लॉक इज एडेड टू द ब्लॉकचेन ऑन ईच डिवाइस, तो हर डिवाइस यूजर को पता लग जाता है, यानी जो उस पर चलाने वाले होते हैं खासतौर पे, कि आपने कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म की है। तो ये डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। ये क्लियर है ये इब्राहिम? नाउ इट इज क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. नबी आपको क्लियर है? ये आपने पढ़ा हुआ ये टॉपिक ब्लॉकचेन वाला? आप एक और दफा समझा दें। अच्छा, ठीक। देखिए जब भी ट्रांजेक्शन होगी, एक चीज मैं से दिखाता हूँ।
देखिए यहाँ पे ये डिटेल दी हुई डिजिटल करेंसी के बारे में। व्हाट इज डिजिटल करेंसी? पहले तो डेफिनेशन दी हुई है, एग्जिस्ट प्योरली इन अ डिजिटल फॉर्मेट विद नो फिजिकल फॉर्म, अनलाइक कन्वेंशनल फिएट करेंसी जो हम यूज करते हैं, इसकी बात कर रहे हैं, डॉलर, पाउंड, समथिंग। इसको फिएट करेंसी का क्या है? फिएट मीन्स लेट इट बी डन, इन लैटिन इट रेफर टू currency backed by government and banks, not tied to physical commodity like gold or silver. ये नोट्स की बात कर रहे हैं। फंक्शनैलिटी क्या है? सर्व एज ए एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन वेरियस अकाउंट फॉर ट्रांजेक्शन सिमिलर टू कैश और क्रेडिट और डेबिट कार्ड। तो ये कन्वेंशनल करेंसी की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे ऑनलाइन बैंकिंग, पहले इन्होंने बताया हुआ है कि ऑनलाइन बैंकिंग कैसे होती है। इनेबल ऑनलाइन बैंकिंग थ्रू प्लेटफॉर्म लाइक पेपैल और स्मार्टफोन ऐप्स लाइक एप्पल पे। Money exists as data on a computer system. It can be converted into physical cash if needed. ये इसका बेसिक फंक्शन होता है। अच्छा, जो हमारी ऑनलाइन जो बैंकिंग होती है उसके अंदर सेंट्रल बैंक एग्जिस्ट कर रहा है। ये मिस्टर निक है, डेटा सेंड कर रहा है अपने बैंक एक्स के थ्रू, तो सेंट्रल बैंक इसको मॉनिटर कर रहा है कि किस बैंक से ट्रांजेक्शन जा रही है और किस बैंक को जा रही है और इस बैंक का अकाउंट होल्डर कौन है। तो स्टेट बैंक को यानी सेंट्रल बैंक को सब पता होता है कि कौन सी ट्रांजेक्शन कहाँ से मूव हुई है और कहाँ गई। तो ये बैंक वाई है जहाँ ट्रांसफर हो रहा अमाउंट और इरीना उसको रिसीव कर। तो कह रहा है डिजिटल करेंसी ट्रांजेक्शन टिपिकली रिलाई ऑन अ सेंट्रल बैंक सिस्टम पर्पस। एग्जाम्पल, इफ निक वांट टू सेंड मनी टू इरीना, ही यूजेस बैंक एक्स व्हाइल इरीना यूजेस बैंक वाई। तो ये बेसिक फंक्शन उन्होंने बताया है जो नॉर्मली हम बैंकिंग में यूज करते हैं। अब यहाँ पे इशू विद सेंट्रलाइजेशन डिजिटल करेंसी। तो इशू इसमें ये होता है कि ये कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू आता है कि सेंट्रल बैंक नोज व्हाट यू आर डूइंग, कितना अमाउंट आप रिसीव कर रहे हैं, कितना अमाउंट पे कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग वो एफबीआर को बता सकता है, एफबीआर वाले आपको टैक्स की कलेक्शन कर सकते हैं। मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी एंड सिक्योरिटी हैज बीन अ चैलेंज इन सेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी। अब यहाँ पे इसका सोल्यूशन दिया हुआ है क्रिप्टो करेंसी सोल्यूशन इंट्रोड्यूस डिसेंट्रलाइज। मेन वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन है और यहाँ पे डिसेंट्रलाइज। यहाँ पे आपको मॉनिटर नहीं किया जाता, विच एड्रेस दीज कॉन्फिडेंशियलिटी एंड सिक्योरिटी का। ये सिक्योरिटी को मेंटेन करते हैं और कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करते हैं, जो कि इशू है विद नॉर्मल बैंकिंग का। बेनिफिट ऑफ डी क्या है? रिड्यूसेस रिलायंस ऑन अ सेंट्रल अथॉरिटी, इनहेंसिंग सिक्योरिटी। इसमें होता है कि एवरी पर्सन यानी एवरी डिवाइस ही सेंट्रल अथॉरिटी बन जाती है, वो आपको मॉनिटर करती है। रिड्यूसेस यानी सिंगल एंटिटी पे रिलाय नहीं रहता, मल्टीपल एंटिटीज आ जाती है। ऑफर ग्रेटर प्राइवेसी फॉर ट्रांजेक्शन कंपेयर टू ट्रेडिशनल डिजिटल करेंसी। अब यहाँ पे देखिए निक है, निक का वॉलेट बना हुआ है, वो अपने वॉलेट से एरिना के वॉलेट में डेटा सेंड कर रहा है। देयर इज नो सेंट्रल अथॉरिटी जो आपको वॉच कर रहा है, और एरिना के पास ये वॉलेट है, ठीक है, एक्सेस की वॉलेट। ठीक, यहाँ तक क्लियर है आपको? अब इसमें Yes, कुछ sir. ओके, यहाँ पे कुछ फीचर दिए हुए हैं। फीचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टोग्राफी फॉर ट्रैकिंग, यूजेस क्रिप्टोग्राफी टू ट्रैक ट्रांजेक्शन प्रोवाइडिंग एनहांस सिक्योरिटी। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन का फीचर दे रहा है, क्रिएटेड टू एड्रेस इश्यूज रिलेटेड टू सेंट्रलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल डिजिटल करेंसीज है। अनलाइक ट्रेडिशनल डिजिटल करेंसी regulated by a central bank and government, irregulated यानी का इंस्टीट्यूट होता है। क्रिप्टो करेंसी ऑपरेट विदाउट स्टेट कंट्रोल विद रूल्स डिटर्मिन बाय द कम्युनिटी। यहाँ पे कम्युनिटी रूल डिफाइन करती है, वही इसको ऑपरेट करती है। पब्लिक ट्रांजेक्शन, ऑल ट्रांजेक्शन आर पब्लिकली अवेलेबल, allowing for transparency and tracking of transaction history. The total amount of money in the system is continuously monitored. तो इसमें भी सिक्योरिटी और प्राइवेसी दोनों को मेंटेन किया जाता है। ब्लॉकचेन सिक्योरिटी क्या है? ऑपरेट विद इन अ ब्लॉकचेन नेटवर्क विच एनहांसेस सिक्योरिटी एंड रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ फ्रॉड। अब ब्लॉकचेन क्या है? टेक्नोलॉजी। क्रिप्टो करेंसी क्या है? यानी एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को मेंटेन किया जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू। अब यहाँ पे दिया हुआ ब्लॉकचेन, पहले तो डेफिनेशन दी हुई है कि ब्लॉकचेन इज अ डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। ये डेटाबेस होता है where transaction of network member are stored। फिर लिखा हुआ स्ट्रक्चर, कंपोज ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर दैट डू नॉट रिलाई ऑन अ सेंट्रल सर्वर। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ऑल ट्रांजेक्शन डेटा इज रेप्लिकेटेड अक्रॉस ऑल कंप्यूटर इन द ब्लॉकचेन। जो भी ब्लॉकचेन का पार्ट है सबको ट्रांजेक्शन में सेंड की जाती है।
कि ये ट्रांजेक्शन परफॉर्म होगी इस डिवाइस के थ्रू। ट्रांजेक्शन प्रोसेस क्या है? व्हेन अ न्यू ट्रांजेक्शन अकर, एवरी नेटवर्क कंप्यूटर रिसीव अ कॉपी। तो चेंजेस टू ट्रांजेक्शन डेटा रिक्वायर द कंसेंट ऑफ ऑल नेटवर्क मेंबर, एनहांसिंग सिक्योरिटी एंड इंटर, यानी आप अपनी मर्जी से उसका अमाउंट चेंज नहीं कर सकते, आपको अप्रूवल चाहिए होगा मेंबर्स का। तो reduces the risk of security issues such as hacking due to its decentralized nature। तो डिसेंट्रलाइज होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है? हर जगह यूज़ हो रहा है। तो क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, स्मार्ट कॉन्टैक्ट में यूज़ हो रहा है, फार्मास्यूटिकल रिसर्च है, पॉलिटिक्स है, एजुकेशन भी यूज़ हो रहा है। इसका मैं आपको बुक से डायग्राम दिखाया था। ये ब्लॉक होता है, ठीक है। ये ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से कनेक्ट हो, इसीलिए इसको ब्लॉक चेन कहते हैं। ये आपकी पहली ट्रांजेक्शन क्रिएट हुई, उसका एक ब्लॉक बना, और इसमें लिखा हुआ ए फॉर, इसमें लिखा हुआ ए फॉर बी एफ प्रीवियस हैश। अभी चूंकि फर्स्ट ट्रांजेक्शन है तो यहाँ पे 0 0 आ गया। जब आप सेकंड ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हैं तो ये आपको नया हैश मिल गया 6AB1। और लेकिन आपको लिंक किया जाएगा आपको प्रीवियस ट्रांजेक्शन के साथ, इस बंदे ने प्रीवियस ट्रांजेक्शन भी की है, उसका रिकॉर्ड भी आना चाहिए। इसी को ब्लॉक चेन कहते हैं, ए फॉर बी एफ। तो आपने थर्ड ट्रांजेक्शन परफॉर्म की, आपको ये नए नई हैश आई डी मिल गई 34 EE, लेकिन आपको सेकंड ट्रांजेक्शन जब उससे भी लिंक किया जाएगा। और फोर्थ ट्रांजेक्शन की में आपको हैश कोड मिल गया FF12, ये ट्रांजेक्शन आईडी है। लेकिन आपको कनेक्ट किया जाएगा कि ये, इससे पता लगता है आप जेन्युइन यूजर है, यानी आपको हैकर नहीं। यानी एक तरह से एक फुटप्रिंट क्रिएट करते हैं। फुटप्रिंट का मतलब होता है कदमों के निशान, कि आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो फुटप्रिंट क्रिएट किया जाता है, एक तरह से फुटप्रिंट होता है। तो यू आर कनेक्टेड विद प्रीवियस ट्रांजेक्शन। इस तरह आप ऑथेंटिकेट भी होते रहते हैं, रिलायबल भी होते रहते हैं। इस तरह ये पूरा एक ब्लॉक चेन बन रहा होता है, ब्लॉक का चेन बन रहा है। ये क्लियर है? Yes, sir. पेपर पे चलते हैं। अब आप देखें, ये इसको दोबारा से समझें कि डिवाइस ने, इसमें सिर्फ बेसिक फंक्शन पूछा है कि डिवाइस के थ्रू आप डेटा सेंड करते हैं, तो आपकी डिवाइस जो है उसको इनक्रिप्ट कर देगी पेमेंट डेटा को, कि आपने क्या भेजा। पेमेंट डेटा सेंड टू डिजिटल लेजर, डिजिटल लेजर इसको रिकॉर्ड कर लेता है कि किस यूजर ने कितना अमाउंट भेजा है। ट्रांजेक्शन इज स्टोर्ड इन अ ब्लॉक, अभी आपको बताया था कि ब्लॉक क्रिएट होता है। तो आपकी ट्रांजेक्शन का एक ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा, और उसमें एक रेफरेंस नंबर डालते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम है तो उसका प्रीवियस रिकॉर्ड कोई नहीं होगा, बस करंट रिकॉर्ड होगा। लेकिन जब आप सेकंड ट्रांजेक्शन करेंगे तो सेकंड ब्लॉक फर्स्ट ब्लॉक से कनेक्ट हो जाएगा। अभी आपको जैसे मैंने डायग्राम में बताया, और आपको ब्लॉकचेन का पार्ट बना देंगे। व्हेन ब्लॉक इज फुल, इट इज एडेड टू द ब्लॉकचेन। जी इब्राहिम, ये आप कर लेंगे? एक्सपर्ट सिस्टम याद है कुछ? Yes, sir. ओके, ट्राई टू फिल। भैया अगर आपको भी याद है तो यू कैन डू दैट। ओके, सेकंड वन, थर्ड वन बताएं, फटाफट बताएं।
चलिए मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। 3 आपने बता दिए। पहला है आर्टिफिशियल, तो इसमें पहले बताना है एन एक्सपर्ट सिस्टम इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। दूसरा इंटरफेस है, द डॉक्टर विल टाइप डेटा अबाउट द सिम्टम्स ऑफ इलनेस इनटू द इंटरफेस। इंटरफेस कहते हैं यूजर इंटरफेस, यानी ग्राफिक यूजर इंटरफेस या कमांड लाइन इंटरफेस, दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। फिर थर्ड है द इन्फेरेंस इंजन। द इन्फेरेंस इंजन विल डिसाइड विच क्वेश्चन टू आस्क द डॉक्टर। इन्फर करना यानी ट्रांसलेट करना। इट विल डू दिस बाय लिंकिंग द फैक्ट इन द नॉलेज बेस। नॉलेज बेस कहते हैं डेटाबेस को, जहाँ पे आपका सारा डेटा स्टोर्ड है, क्योंकि जो क्वेश्चन आप लिखेंगे उस डेटा बेस में से फाइंड आउट किया जाएगा। यानी जो आपने डिजीज लिखी है, डिजीज को पिछले 10 साल में कौन कौन सी प्रिस्क्रिप्शन असाइन की गई, वो आप लिखेंगे, वो आपको ये फाइंड आउट करके देगा, ठीक है। टू द इट विल डू दिस बाय लिंकिंग द फैक्ट इनटू द इन्फेरेंस इंजन टू द रूल बेस, ओके। The inference engine will decide on a diagnosis and this will be output on the interface. तो एक तो यहाँ पे इंटरफेस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपने इंटरफेस लिखना है, ठीक है। इन्फेरेंस इंजन, यहाँ पे इन्फेरेंस इंजन आएगा। रूल बेस, यहाँ पे रूल बेस आएगा। ये एक्सपर्ट सिस्टम की कंप्लीट डेफिनेशन है। नॉलेज बेस, यहाँ पे नॉलेज बेस आएगा। इन्फेरेंस इंजन दोबारा आ गया, यहाँ पे भी इन्फेरेंस इंजन आएगा। इंटरफेस और आर्टिफिशियल, यहाँ पे आर्टिफिशियल है। यहाँ पे इंटरफेस। अब आप इसको मिला के पढ़ ले। An expert system is type of artificial intelligence. The doctor will type data about the symptoms of the illness into the interface. The inference engine will decide which question to ask the doctor. ठीक है, डॉक्टर को सजेस्ट करेगा, हेल्प करेगा कुछ on on what questions he or she can find out prescription. It will do this by linking the facts in the knowledge base. Knowledge base मतलब होता है database, जो पहले से डेटा स्टोर किया हुआ लास्ट 10 ईयर का, 20 ईयर्स का, टू द रूल बेस। तो रूल का मतलब होता है क्राइटेरिया। The inference engine will decide on a diagnosis and this will be output on the interface. तो इंटरफेस 2 दफा आ गया, इन्फेरेंस इंजन 2 दफा, ठीक है। अब ये पूछ रहा है, the expert system has the ability to automatically adopt its own process and data. Give the name of this ability. तो कहते हैं मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग याद है, हमने काफी डिस्कस किया था, तो आपने इसको रिवाइज करना शुरू कर दें। तो ये एंड हो गया इस पेपर का। ये था, लेटेस्ट पेपर है नवंबर 24 का पेपर है, ठीक है। फिर लेटेस्ट, जो मोस्ट लेटेस्ट आएगा मार्च का आएगा, लेट्स सी। लेकिन अभी तक ये लेटेस्ट पेपर है, नवंबर 24 पेपर है। इसको ऑलमोस्ट हमने कर लिया है। इसकी रिकॉर्डिंग मैं वैसे ग्रुप में डाल देता हूँ। हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल होती है, यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग ग्रुप अकाउंट, ठीक है इब्राहिम? यस नबीहा।
Enough for today? Yes. Yes, sir. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. जी नबिया आप रुकिएगा, जी आपको क्लियर हुआ है आज का लेक्चर? जी सर। अच्छा, आपको जो इश्यू आएगा वो पेपर 2 का आएगा, कल मैंने पेपर 2 डिस्कस करना है, ठीक है? जी तो उसका यही है कि पेपर 2 का बिल्कुल एल्गोरिथम वगैरह कुछ आइडिया नहीं आपको? एल्गोरिथम राइट करने का आइडिया है आपको? यस नबिया, हेलो, आर यू लिसनिंग? yes sir. तो कल फिर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, देखते हैं फिर, ठीक है? Okay sir. तो मेनली एल्गोरिथम डिफरेंट काइंड क्वेश्चन होते हैं, वो हम देखते हैं कल, इसमें कंटिन्यू। Okay, अल्लाह हाफिज। sir. Allah Hafiz.